अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और अहम रहनुमा एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर में मुबैना बदउनवानी की तहकीकात जो थी वो जारी थी, जो कि अरबों रुपए का मंसूबा था। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने गिरफ्तारी पर क्या कहा। मुझसे जो सवाल जवाब करना है वो कैमरों के सामने करें, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हमारे खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। जिस मंसूबे में 2.5 अरब रुपए खर्च हुए हों, वहाँ पे 6 अरब की करप्शन कैसे हो सकती है। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी से मुस्लिम लीग नून को और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस इंतकाम और इस सियासी इंतकाम से लड़ना हमें आता है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम गदागर को गदागर कहेंगे, क्योंकि हम झूठे को झूठा कहेंगे, हम मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को साजिशी कहेंगे, हम चोरों को चोर कहेंगे, हम नालायकों को नालायक कहेंगे, हम नाअहलों को नाअहल कहेंगे। तुमने जो करना है करो, औरों को गिरफ्तार करो, औरों को धमकियां दो। ये मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जमात है। ये ना झुकने वाली है, ना डरने वाली है और ना बिकने वाली है। मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी ना झुकने वाली है, ना डरने वाली है, ना भागने वाली है, ये सब कुछ उन्होंने कहा। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल की LNG केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत जो है मंजूर कर ली है। समाअत के दौरान मिफ्ता इस्माइल के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इनके मौक़िफ़ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि कंसल्टेंट की तकर्री जो थी, कंसल्टेंट की तकर्री के ऊपर पूरा केस था, वो गैर कानूनी हुई। और मिफ्ता इस्माइल के वकील ने कहा कि कंसल्टेंट को जो है वो USAID ने लगाया, ये उनका मौक़िफ़ था। और उन्होंने कहा कि तब मिफ्ता इस्माइल जो थे वो सुई सदन बोर्ड के अंदर शामिल ही नहीं थे, जबकि ऊपर ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। नाज़रीन, और आज पीपल्स पार्टी के साबिक़ सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की अबूरी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है, जबकि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की ज़मानत जो है वो सखर नैब अदालत ने 17 दिसंबर को मंजूर कर ली थी, पर आज सिंध हाई कोर्ट ने इसे मुस्तरद कर दिया। यानी खुर्शीद शाह नैब की तहवील से निकले ही नहीं। कल नैब रावलपिंडी ने बिलावल को जाली अकाउंट्स केस में तलब किया है, जिस पर चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी खूब गरजे बरसे और उन्होंने कहा कि कल मैं नैब के सामने पेश नहीं होगा। आपने इस मुल्क का हर सियासी जमात, आपने इस मुल्क का हर सियासी कारकुन का किरदार कशी करना है। तो तालबा किया कि हम 24 पे नहीं आएंगे। 24 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले से हमने आपके सामने रखा था हमारा स्केड्यूल। नहीं, 24 को मैं नैब के सामने नहीं तो पेश हो रहा। दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा कि हुकूमत के वजीर को क्या पता है और क्यों पता है इन केसेस के बारे में। और ये जो कठपुतली सियासतदान है जो अब तक अपने बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अगली साल इलेक्शन वाला साल है और उनको अदालतों के तरफ से जो फैसले आते हैं उनको गौर से पढ़ना चाहिए, कुछ उनका हश्र भी बहुत बुरा होने। जब भी मैं अपने सियासी जिदोजहद का एक पहलू आगे बढ़ा रहा हूं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में मैं अपना दौरा को मुकम्मल कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, अगला दिन मुझे कॉल अप नोटिस नैब से दिया जाता है। मरियम नवाज का नाम ECL से हटाने पर हुकूमत ने दो टोक अंदाज में ऐलान भी कर दिया है नाजरीन कि वो मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं हटाएंगे। इस पर क्या कहा बाबर अवान साहब ने, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में यह फैसला किया, किसी कीमत के ऊपर भी कोई सजा याफ्ता शख्स उसको हुकूमत इजाजत नहीं देगी। लॉ अमेंड कर लें, पार्लियामेंट में आ जाएं, कहें जी कि जिसको भी अब्बा जी से मिलने को दिल चाहे उसको जेल से निकाल दिया जाए। इस लॉ की मौजूदगी में इजाजत ना देना खालिस्तन कानून की बालादस्ती है। ऐसा लग रहा था कि अब ऑपोजिशन को नैब की तरफ से रिलीफ मिलेगा। नई गिरफ्तारियों से अब क्यों लग रहा है नाजरीन के ऑपोजिशन की तरफ से, और ऑपोजिशन ये कह भी रही है कि ये सियासी इंतकाम है। इस पर हम बात करने के लिए हमने दावत दी है कुवल शोज़िब साहिबा को, तहरीक इंसाफ की MNA हैं और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं।
कैसर अहमद शेख साहब नून लीग से हमारे साथ इधर स्टूडियोज़ में हैं, MNA हैं और फाइनेंस रेवेन्यू की स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं। उसके साथ हमारे साथ होंगे मेरा ख्याल है लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, जल्दी वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। आबिद साकी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और एक बहुत ही एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर हैं, उनसे भी इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे और फिर हमें प्रोग्राम के बकिया हिस्से में ज्वाइन करेंगे MQM से हमारे साथ होंगे एक MNA। मगर सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं अहमद इकबाल साहब से, जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं और नारोवल के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। अहमद इकबाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्यों लग रहा है इस वक्त कि सियासी इंतकाम जो है वो आपके वालिद साहब के साथ लिया जा रहा है? जी मुनीज़ा, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो कौम के सामने 2-3 फैक्ट्स रखना चाहूँगा कि एहसन इकबाल साहब के पास वजारत मनसूबाबंदी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान था 5 साल के लिए, और उन 5 सालों में पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा बड़ा PSDP जो है वो 3,200 अरब रुपए का जो है वो उनकी निगरानी में उसके खर्च किया और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में उसके डेवलप किए। और उनकी उसी मुस्लिम लीग नून के टेन्योर में 28.5 अरब डॉलर से ज़्यादा के CPEC मंसूबे जो हैं वो उनकी निगरानी में इम्प्लीमेंट हुए और ना 1 रुपए की कोई एलिगेशन लगी, ना 1 रुपया साबित किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मेरे वालिद के और ख़ानदान के असासे जो हैं वो 1993 में जब उन्होंने सियासत में अमली कदम रखा उससे कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। आज भी वो एक किराए के मकान में इस्लामाबाद में रहते हैं और उनके मुखालफीन भी उनकी दयानतदारी की मिसाल देते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि 2018 में जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा और जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीक और जो शुरू हुई उस पर एहसन इकबाल साहब जो हैं वो उससे पीछे नहीं हटे, अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे। और हाल ही में उन्होंने ये जो तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में अगर करप्शन स्कैंडल्स की तारीख लिखी जाएगी तो इससे बुरी कोई मिसाल नहीं मिलेगी, जो फॉरेन फंडिंग केस है कि जिसमें चंदे और अतियात के नाम पे एक सियासी पार्टी को चलाया गया, जिसमें ऐसे सोर्सेज ऑफ फंडिंग हैं कि जब वो तहकीकात सामने आएंगी तो साबित होगा कि ये जमात इक़्तिदार में आने से पहले ही करप्शन में मुलव्वस हो गई थी। वो इसकी पैरवी कर रहे थे। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। अगले 1 महीने में उन्होंने 15 वर्कर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किए रखे थे मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में। वो खौजा खेला सवात में एक बहुत बड़े कन्वेंशन से खिताब करके आए और वोट को इज्जत दो के बयानिए पर आज भी अवाम को पूरे मुल्क में सेंसिटाइज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बयानात भी दिए थे जनरल मुशर्रफ के हवाले से, क्या वो भी एक वजह बनी? उन्होंने उस फैसले पर बिल्कुल कहा था कि एक तारीखी फैसला है और वो एक जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले सियासतदान हैं जो आज उनको इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें, अपना अपना काम करें, एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें, सियासतदान जो है वो मुल्क को चलाएं, बाकी इदारे अपना काम करें। और जब तक इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अहमद हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ कुवल शौजिब साहिबा भी हैं। कुवल साहिबा, बार बार ये कहा जाता है, क्योंकि ये केस तो पुराना है, नया नहीं है, फिर एहसन इकबाल साहब जिस तरह के ये बता रहे हैं कि उनकी सरगर्मियां बढ़ती हैं, वो बयानात देते हैं, फिर नैब जो है वो उनके खिलाफ हरकत में आ जाती है, तो क्यों अपोजिशन बार बार कहती है कि इससे इंतकाम की बू आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुनीज़। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में अब सियासत और करप्शन इकट्ठे नहीं चलेंगे। नंबर 2 ये है कि अगर इनके पास सारे सबूत हैं तो पाकिस्तान की अदालतों ने इतना रिलीफ दिया है जितना इनको दिया है किसी को नहीं दिया। और सारे तो आज अगर एक नैब ने बेल भी दिया है, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, सारी स्टेटमेंट से पहले मैं बता दूं कि मैं नैब की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बेहतर होगा कि नैब का स्पोक्स पर्सन खुद बताए। दूसरी बात ये है कि जो
जो मुझे पता है जितना एक, और जो एहसन इकबाल साहब के उनके बेटे हैं, ठीक है, मैं उनके सारे जो जज्बात हैं अपने वालिद साहब के लिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट अगर इस चीज़ को ये नैरेटिव या स्पिन देने की कोशिश की जाए क्योंकि वो सियासतदान है, क्योंकि वो पीटीआई पे अटैक कर रहे हैं, वो तो बड़े अरसे से कर रही हैं, और वो सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं, और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जो कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब को भी बेल मिल गई, शहबाज शरीफ साहब को भी बेल मिल गई, मरियम साहिबा को भी बेल मिल गई है, आज मिफ्ता इस्माइल साहब भी घर चले गए हैं, बेल नहीं मिली तो सप्तान साहब को नहीं मिली, वो भी नैब की कस्टडी में है, अलीम खान साहब भी जाके अपनी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, खुर्शीद शाह को भी नहीं मिली बेल। हाँ, तो पाकिस्तान में अगर आपके इदारे काम कर रहे हैं, अगर वो आपके हक में काम करना शुरू हो जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। गुड पॉइंट। आई थिंक एक चीज सिर्फ मुझे पूरी करने दीजिए, मैंने उनकी बड़ी तहम्मुल से बात सुनी है, मुझे थोड़ा सा जरा जवाब देने दें। बिल्कुल ये ठीक कह रहे होंगे कि उनपे कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, प्लानिंग मिनिस्टर भी रहे, और वो ये भी बात बड़ी ओपन है कि वो कामा होल्डर भी है किसी और मुल्क के, तो क्यों उनको जरूरत पड़ी कि किसी और मुल्क का कामा होल्डर हो। फिर आपने मुशर्रफ साहब के केस के बारे में, एक मिनट जी, 50 उन्होंने कहा जी 50 साल पहले ऐसा अगर फैसला आ जाता तो इस मुल्क में आज बहुत हालात बेहतर होते और बहुत सारे लोगों को नर्सरियां ना मिलती। तो मैं माजरत के साथ कहूंगी कि जनरल ज़िया साहब की नर्सरियों में से जो लोग निकल के आए उसके बेनिफिशियरी तो ये साहब भी रहे, और ये तो फिर आप एक फॉर्मूला सब पे लगा। अच्छा, मगर मैं इधर में जरूर नहीं होती मुझे अहमद से राइट को इज्जत दो में एक चीज सिर्फ इसलिए चूंकि इट्स पर्सनल, इनका पर्सनल मैटर है, इनका पर्सनल है, बट हमारा तो पॉलिटिकल है। मैं एक चीज आपको बता दूं, वोट को इज्जत दो से पहले अदलिया के खिलाफ जो एक पूरी जीटी रोड पे तहरीक चली जो नवाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि 5 लोगों ने कुछ रख लेते कलम से साहब के लिए भी कुछ रख लेते हैं। अब मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए चूंकि उनके वालिद हैं, उनके लिए पर्सनल है, तो मैं ज्यादा मजीद इनसे नहीं बात करूंगी, मगर जो आपने उनके रिलेटेड सवाल आपने रखे, अहमद, यू हैव द राइट ऑफ रिस्पॉन्स, तो प्लीज दीजिए। मैं 2-3 चीजों पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा, और अच्छा हुआ कि आज मौका मिल गया। ये इकामे वाला झूठ बड़े अरसे से चल रहा है। 2008 से 2013 तक जब PMLN ऑपोजिशन में थी तो मदीना में एक इंस्टीट्यूट है, मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, माइल के नाम से, और वहाँ पे दुनिया के टॉप जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स थे, NCR बिजनेस स्कूल के, लंदन बिजनेस स्कूल के, उनको उसके बोर्ड पे स्पेशल एडवाइजर लाया गया कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप बनाया जा रहा है, और एहसन साहब को भी उसके बोर्ड पे एज ए स्पेशल एडवाइजर उन्होंने एक ऑनरी पोजीशन दी, और उस ऑनरी पोजीशन के साथ उनको एक इकामा मिला जो कि ऑनरी पोजीशन के साथ मिलता है। ये इकामे की जो सर्टिफिकेशन है जो महल ने खुद वो असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो एहसन साहब से काताना हमला हुआ, उन्होंने वो स्पीकर रियाज सादिक साहब के सामने किया। तो ये भी एक वतीरा है PTI का कि झूठ इतना बोले कि वो सच की शक्ल इख्तियार कर ले, और जब वो मिनिस्टर बने और जब वो इलेक्ट होके गवर्नमेंट है तो ये पोजीशन और पोजीशन वो एक पोजीशन थी। अहमद, मुझे आगे भी बढ़ना है, तो अगर जो इनका जो सवाल है कि जी ये तो बहुत पहले से वो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो अभी क्यों नैब हरकत में आई है? और केस भी पुराने हैं, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्लीज प्रोड्यूसर साहब आपको फिर से फोन करना पड़ेगा, एक तो उनकी आवाज भी सही नहीं आ रही और हमारी आवाज भी उनको नहीं जा रही। आबिद साकी साहब आप भी हैं, देखिए बात होती है इकामे की, हमने देखा कि कई सियासतदान जो हैं वो इकामा लेके अपनी जेब में घूम रहे थे। इसकी क्या वजह है? कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ पता नहीं होता, हुकूमतें कब आती हैं कब जाती हैं, तो इकामा रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मगर दूसरी तरफ से जो आप एहसन इकबाल साहब का मामला देख रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? इसलिए चूंकि नैब के ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। जी थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। हमारे मुल्क की तारीख़ में अगर आप देखें तो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ कवानीन जो हैं वो तश्कील भी दिए गए और उनको मौसर अंदाज में रूबालमी भी लाया गया, लेकिन आज तक हमारे मुल्क में जो अकाउंटेबिलिटी की ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है या उसकी शफाफियत का जो सवाल है वो हमेशा से हल तलब रहा है, और लोग ये समझते आए हैं कि सियासी मुखालिफिन को टारगेट करने के लिए, उनको परसिक्यूट करने के लिए वेरियस लॉज जो हैं उनको
उसी वक्त रातों रात उनको मुतहर्रिक किया जाता है और लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अब सीरीज़ ऑफ विक्टिमाइजेशन आपको नज़र आ रही है कि वो जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और कुछ उनके अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके मामलात भी कुछ के नैब में पेंडिंग हैं, कुछ के खिलाफ कंप्लेंट्स भी हैं, बट दे आर नॉट बीइंग इंटेरोगेटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। तो एक ख़ास जिधर से आवाज़ बुलंद होती हुई नज़र आती है उसको दबाने के लिए ये अपने इदारों को और पर्टिकुलरली नैब को जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका भी ये ख्याल है कि कुछ वजन है ऑपोजिशन के इस बात में कि जी इंतकाम की बू आती है इस प्रोसेस से? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त है अपोजिशन का और ये पब्लिक परसेप्शन भी है। मखलूक खुदा भी ये समझती है कि जो आवाज़ बुलंद करने वाला शख्स उनको नज़र आता है उसको चुप कराने के लिए, उसको उसकी ज़ुबान बंद करने के लिए नैब को बतौर आला कार इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को भी ये पकड़ रहे हैं, जिन लोगों को भी पकड़ रहे हैं, उनका मैटर जब अदालतों में जाता है तो ज़ाहिर है अदालतों ने तो अवेलेबल मटीरियल की बुनियाद पे कानून और ज़ाब्ता के मुताबिक उन्होंने अपनी एडजुडिकेशन करनी है। तो फिर अल्टीमेटली जब मटीरियल नहीं है, इनक्रिमिनेटरी एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो लोगों को फिर इंडेफिनिट पीरियड के लिए जेलों में अदालतें तो नहीं रख सकती। इसलिए 1 बाई 1 आप देख लें कि ये जो बेबुनियाद केसेस बनाए जा रहे हैं उनके नतीजे में लोगों को फौरन अदालतें रिलीफ दे रही हैं और उनको जमानतें मिल रही हैं। वैसे ये है कि हायर कोर्ट्स में ये ओवरटर्न हो रही है। आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है। हमें ज्वाइन किया है कवर नवीद जमील साहब ने MQM से, और आपसे भी आपका हम लेंगे, बात करेंगे आपसे। जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि MQM ने एक स्टेटमेंट दी थी जब मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। आपने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना चाहिए। अब मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये कहा जा रहा है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम इनको बाहर नहीं जाने देंगे, ECL से इनका नाम नहीं हटाएंगे। तो MQM का क्या इसके अंदर मौक़िफ़ है? शुक्रिया मनीषा। देखिए, एक तो एहसान इकबाल साहब मेरे कोलीग रहे हैं। मैं इस वक्त तो प्रोविंशियल असेंबली में हूँ, लेकिन लास्ट रिजीम में मैं नेशनल असेंबली में था। कोलीग थे और मुझे बड़ा दुख है उनकी गिरफ्तारी का, और इससे पहले कभी उनके बारे में सुना भी नहीं करप्शन के हवाले से। लेकिन ये भी एक तयशुदा बात है कि पाकिस्तान को जितना भी नुकसान पहुँचा है या पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की है, उसके पीछे करप्शन एक बहुत बड़ा सबब है और दूसरा टेररिज्म बहुत बड़ा सबब है। तो इसके सद्देबाब के लिए कोशिश होनी चाहिए। और ये जो कानून बना है नैब का, ये जिन कानून के तहत इसका क़याम अमल में आया है, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है नहीं ना। इसका सिर्फ इस हद तक है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस मिलकर चेयरमैन नैब का इंतखाब करेंगे, और उसके बाद जो पूरा जो सिस्टम है वो चेयरमैन नैब। नहीं, मेरा सवाल तो आपसे कुछ और था। आपने ये कहा कि नैब के मामलात के अंदर गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है, ये आपका मौक़िफ़ है। मगर क्या मरियम नवाज साहिबा को ECL से हटाना चाहिए या नहीं? उसी तरफ आ रहा हूँ। वाज़ेह मौक़िफ़ चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। दूसरा ये है कि देखें, जो इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं, इन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी जो ज़्यादा तकलीफ में है, उस वक्त पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और नून लीग गवर्नमेंट में थी, इन्होंने मुश्तरका तौर पर ही जावेद इकबाल साहब को कंसेंसस के बुनियाद पर चेयरमैन लगाया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तबीयत ख़राब थी। हमने ही नहीं, सब ने ये बात कही, और आखिर में अदालत ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी, और हुकूमत ने भी मशरूत तौर पे जाने की तो इजाज़त दे दी थी। उससे माजी की बातें हो गई हैं, अब आगे भी तो बढ़ना है, आगे भी तो बात करनी है। अब मामला तो मरियम नवाज का है, सवाल भी उससे रिलेटेड है। तो आपका कोई मौक़िफ़ है, पार्टी का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ है इसके ऊपर? जी देखिए मैडम, आप जब किसी मेज़बान को, अब किसी मेहमान को लेती हैं ना, तो उसको बात तो पूरी करने दिया करें ना। सर, चूंकि वक्त का तकाजा भी तो होता है ना, हमें वक्त का भी तो तकाजा रखना होता है। आप अपनी बात करिए। अब इस तरह मेरी ज़ाती राय में, देखिए चूंकि देखिए मेरी ज़ाती राय में मरियम नवाज साहिबा, चूँकि इनको कोर्ट ने बेल दी है, तो मेरे ख्याल में जाने में हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में हुकूमत को
इनको इजाजत दे देनी चाहिए, लेकिन ये मेरी जाती राय है। ठीक है, और ये बाकी बेहतर तौर पर तो कानूनदान ही इस बात पर। ठीक है, लतीफ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं। लतीफ खोसा साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो नैब रावलपिंडी के सामने पेश नहीं होंगे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। मगर कंवर नवीद जमील साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत का तो कोई असर और रसूख नहीं है नैब के ऊपर, तो फिर आप क्यों बार बार कहते हैं कि जी नैब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका गठजोड़ है। इधर तो जो कंवर साहिबा हैं वो भी यही कहती हैं कि जी नैब की तो मैं तर्जुमानी कर ही नहीं रही। कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। देखिए, ये मजाक करने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले कहते हैं कि फलां 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 इतनों को अंदर कर देंगे, और कुछ ही दिनों के बाद जो है वो अंदर भी हो जाते हैं। और अजीब सी कहें कि इत्तफाकात है या नैब बहुत आज़ाद है कि नैब का रुख पीटीआई वालों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। बीआरटी का जो मंसूबा है उसमें मेरे ख्याल में किसी को शायबा नहीं है कि इतनी बड़ी करप्शन जो हुई है अभी तक वो एक लामतनाही सिलसिला चल रहा है, ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है, और उस पर कितने अरबों रुपए उसमें जो है इजाफी पैसा लग गया है और अभी तक उसका सर पैर नजर नहीं आ रहा है, चलने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह मालूम जब्बर का आप केस देखिएगा, फिर आप देखें कि सबसे बड़ा इनका पीटीआई का केस इस वक्त जो फॉरेन फंडिंग का है उस पर किसी की नजर नहीं जाती है। वो ओपन एंड शट केस है अगर देखें तो, और पीटीआई उसको इस तरह से तवारत में खींचे चली जा रही है। सर, अभी रिसेंटली आपके चेयरपर्सन ने ये कहा कि जो 27 दिसंबर का जलसा होता है लड़काना के अंदर, उसको रोकने के लिए मेरी पेशी कल की गई है, तो आप इसको कैसे जोड़े हैं? चूंकि नैब का जो नैब की तरफ उन्होंने पेश होना है वो कल होना है और जो जलसा है वो 27 दिसंबर को है। माफ कीजिएगा, 27 दिसंबर को ये जलसा उधर नहीं हो रहा है जिधर आपने लियाकत बाग में हो रहा है। जी, लियाकत बाग में केस जलसा का हमने ऐलान पहले से कर रखा है। हमें डीसी और एडमिनिस्ट्रेशन पहले कहती रही कि कोई मसाला नहीं है, जाहिर है कि सभी जमातों को ये हक है हासिल है, और लियाकत बाग कोई रेड जोन एरिया में नहीं आता है। और अब हमें इन्होंने कह दिया है कि जी यहाँ आप नहीं कर सकते, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो ये देखें, मजाक करने वाली बात है ये पीपल्स पार्टी के साथ। कल हम रिट में जा रहे हैं, इस पर जो है पार्टी जा रही है कि कैसे ये हमें माने कर सकते हैं, जबकि ये कोई हम किसी ऐसी नीयत से नहीं जा रहे। और साल हम करते हैं और हर पार्टी का हक होता है, सियासी जमातों के वजूद नफी हो जाती है, आईनी उनका हक सल्ब हो जाता है अगर अब उन्हें एक पुरअमन ऐसे इज्तिमा का भी इजाजत नहीं देती जो जिसके साथ उनकी पार्टी की एक बड़ी शामिल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो बयान किया। कैसर अहमद शेख साहब, आपने लतीफ खोसा साहब की भी बात सुनी। यहाँ पे जो मेरी बहन बैठी हुई हैं वो ये बार बार कहती हैं, और जिस तरह की MQM के जो हैं कुंवर साहब वो भी ये कहते हैं कि जी जो नैब का चेयरमैन था वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर तैनात किया था, तो वो कैसे इनके शिकंजे में आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर, आज तो आपने तमाम पार्टियों के सब लीडरों को यहाँ इनवाइट कर लिया। अब बात तो सीधी है, देखिए ना, ये तो कोई शक नहीं है कि वहाँ उस वक्त हमारे दौर में ये बने थे जस्टिस जावेद इकबाल, और अभी लेकिन जो सामने चीज़ें आ रही हैं वो भी आप देख रही हैं कि कोई भी तमाम ये अपोजिशन पार्टियों से ही केसेस बन रहे हैं ना। और उसके अलावा मैं ये हैरान हूँ कि ये एहसन इकबाल का जो केस है, अब ये 1.5 साल बाद इनको समझ आया है। लेकिन ये जो केस होता है किसी का भी, ये इतना टाइम लग जाता है उसकी तैयारी करने में या उसको सोचने में। ये तो मामलात कोई 3 साल या कितने सालों के हैं जब नारोवाल का स्टेडियम बनने लगा। और एहसन साहब ने सही कहा ना कि टोटल जो है वो 2.5 अरब रुपए की, तो उसमें क्योंकि उन्होंने बताया ना कि ये नारोवाल के लिए 2.5 अरब रुपए का अगर मंसूबा है तो उसके लिए 6 अरब रुपए का, क्योंकि ये तो उनको तो नाम लेके बताया गया ना कि नारोवाल स्टेडियम के लिए आपको जो करप्शन है उसके लिए आपको बुलाया जा रहा है।
अब 2.5 अरब रुपए की लागत का मनसूबा है, और मैं आपको बताऊं ना, देखिए बात ये है कि अब एहसान इकबाल हमारी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बड़ी सीरियसली वो हो रहा है, और 25 तारीख को कराची में एक बहुत बड़ा उसमें फंक्शन हो रहा था, और ये सारा उस सिलसिले में कराची जा रहे थे, उनके बेटे बता रहे थे। जी हाँ, वो इंतजार कर रहे, और जब ये एक्टिविटी शुरू हुई और इतनी मुस्लिम लीग की देख के, तो ये जो भी बोलने लगता है ना उसको ये बुला लिया जाता है। अच्छा, ये तो हमने ये देखा है, देखिए परसेप्शन यही जा रहा है कि जो बंदा बोलता है उसको बुला लिया जाता है। फिर जिस तरह के लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, बिलावल ने भी आज उसकी तरफ इशारा किया कि जी BRT के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, फिर मलम जब्बा के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, तो परसेप्शन तो बिल्ड हो रहा है ना। फिर देखिए एक चीज़ पहले तो ये कि माशाल्लाह तो सारे अपोजिशन का नैरेटिव लेके चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम भी दें। सेक्शन 24 है नैब की, जो अनब्राइडल्ड पावर्स देती हैं नैब के चेयरमैन को कि ड्यूरिंग इंक्वायरी वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते जरूर देती है, और 2/3 मेजॉरिटी इनके पास मौजूद थी। और इनके माशाल्लाह सैफुर रहमान साहब ने, क्योंकि इन लोगों को आदत है कि इदारों को इस्तेमाल करते रहे, इसलिए वही नैरेटिव दूसरों के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं इन्होंने नैब की पावर्स को उस वक्त अमेंड किया, क्यों नहीं इन सेक्शंस को अमेंड करनी चाहिए थी? अगर आज इनको लगता है, क्योंकि सैफुर रहमान साहब को उन्होंने यूज किया, उन्होंने इस पावर्स को यूज किया लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए, आप कह चुकी हैं, तो मगर आज ये बार बार उस चीज को दूसरों पे इल्जाम लगा रहे। पहले तो जो इन्होंने आर्गुमेंट दिए और लतीफ खोसा साहब ने, मैं उसको टोटली आई रिजेक्ट दिस नैरेटिव। BRT पे ये गलत बात कर रहे हैं, BRT का ऑडिट करा लें। BRT वाहिद पाकिस्तान का, मैं इधर बैठ के चैलेंज कर रही हूँ, वाहिद मंसूबा है जिसको इंटरनेशनल ऑडिटर्स आके ऑडिट करते हैं, और जिसको ADB लेके चल रहा है, जिसका एक PC1 है, और हमने कहीं आग नहीं लगी है, कहीं आग लगा के PC1 खत्म नहीं हुआ। उसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ 66 अरब का वो मंसूबा है, 125 अरब का ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की आदत, जैसे एहसन साहब के बेटे ने कहा, इनको है कि बार बार इतना रट्टा झूठ मिलके सब लगाते हैं कि लगे कि सच बोला जा रहा है। तीसरी बात ये 87% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ अब उसमें IT का काम रह गया, क्योंकि उसने एक वो ट्रैक ने मल्टीपल चीजों के लिए यूज होना है, तो वो तो अब इनका ख्वाब जल्दी खत्म हो जाएगा, वो चल पड़ेगा। मालम जब्बा का केस का अभी कुछ दिन पहले आया था कि वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में मौजूद है, तो नैब ने उस पर जाके जो इंक्वायरी की बात की थी, तो ये कोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इनको बकौल इन सब के कोर्ट से इनको बहुत रिलीफ भी मिल रहा है, वहां जाके तो सच का सच और झूठ का झूठ और पानी। अच्छा, मुझे छोटा सा वक्फा लेना है, एक लाइन बोलने दीजिए। अगर एहसन इकबाल साहब ने कोई करप्शन नहीं की, जो आई होप नहीं की होगी, तो हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सारे आपके पास फौज है पूरे वकला की, आप उनकी जाके वहां दरखास्त दें और उनको वहां से भी बेल करवाइए, बजाय यहाँ बैठ के हुकूमत के ऊपर सिर्फ ये करने का और तानबाजी करने का। क्रूशल वक्त में माशाल्लाह, क्योंकि वो नहीं है, वही जनरल सेक्रेटरी है, वही कर रहे हैं, पार्टी के जो मेन लोग हैं वो तो सारे इस वक्त बैठे हुए हैं लंदन में, और जिनका ट्विटर और बाकी सब भी साइलेंसर पे लगाएंगे, वो भी सारी छोटा सा वक्फा मैंने लेना है, छोटा सा वक्फा नाज़रीन लेते हैं और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने अपना दो टोक जो मौक़िफ़ है वो सामने रख दिया। हुकूमत का ये कहना है कि मरियम नवाज साहिबा को ECL से, उनके नाम को ECL से नहीं हटाएंगे। आबिद साकी साहब, अगर हुकूमत ये तय कर लेती है कि जी हम नाम नहीं उठाएंगे, तो क्या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये ऑप्शन है कि वो अदालतों को अप्रोच करें, और अदालतों में आप क्या समझते हैं क्या चांस होगा मरियम नवाज साहिबा का कि वो मुल्क से बाहर चली जाएं? चूँकि आपको याद होगा कि मुशर्रफ के केस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फाइनली इजाज़त दी थी कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, और हुकूमत को कहा था कि आप ECL से उनका नाम हटा दें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्ट इन्हीं के पास भेजा था, इन्होंने खुद हटाया था। जी इसमें ये है कि पहले भी मरियम नवाज जी, ये पहले कोर्ट में इनका मैटर गया था कि ECL में उनका नाम है, उसको उन्होंने चैलेंज किया था, और फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये इनके रिव्यू की पावर्स है वो ECL लॉ के अंदर है, और वो फेडरल गवर्नमेंट जो उसको एक्सरसाइज करे। आज अगर उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है या डिक्लाइन कर दिया रिक्वेस्ट उनकी, तो ऑब्वियसली ये मैटर फिर दोबारा हाई कोर्ट में जाएगा, वो एडजुडिकेट होगा, और जब एक शख्स को बेल मिल चुकी है तो फिर उसकी जो नकलो हरकत पर आज़ादी उसके फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। अब कोर्ट फिर उसमें देखेगी कि इसमें उसका स्कोप जो है, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का स्कोप जो है क्या है, और इस पर कई इस पर जजमेंट्स मौजूद हैं
कि आप किसी शख्स के बुनियादी हकूक को तो मुअत्तल नहीं कर सकते, और जब वो पर्टिकुलरली बेल आउट हो चुकी है, वो कहते हैं कि वो तो कन्विक्टेड है इसीलिए वो बाहर नहीं जा सकती। बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि जी वो कन्विक्टेड है इसलिए बाहर नहीं हम इजाजत दे सकते उनके जाने की। नहीं तो पहले नवाज शरीफ भी तो कन्विक्टेड थे, उनको किस कानून के तहत जाने दिया? देखिए उनको जाने दिया तो फिर पूरी प्रिंसिपल जो है वो मरियम नवाज पे भी अप्लाई हो सकता है। मेरा ख्याल है ये अदालतें इस बात को देखेंगी और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एडजुडिकेशन के लिए वो पहले से मौजूद ऐसे नज़ायर मौजूद हैं, और ये हो नहीं सकता कि किसी शख्स के बुनियादी हक को, जो कि उसकी आज़ादी नकलो हरकत है, उसको आप सैबोटेज करें और फिर अदालतें खामोश नहीं रहेंगी। वो चूँकि कस्टोडियन ऑफ दी राइट्स ऑफ द पीपल हैं, उन्होंने तो उस पर फिर अपना फैसला देना ही देना है। अब आप देख रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अदालतें देख रही हैं आप कि इनके बनाए हुए प्रोसिक्यूशन के बनाए हुए केसेस में जो डेफिशिएंसीज हैं और जो उनमें मवाद की और मटेरियल की एब्सेंस की वजह से अब सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अदालतें अपने जो राइट्स हैं आइन के तहत, जो उनकी ड्यूटी और फ्राइज है, वो एक्सरसाइज करेंगी। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी अगर महदूद मुद्दत के लिए मरियम जाना चाहती हैं बात, तो अदालत को उनको रोकने में कोई ऐसी अच्छा ये अहम बात आपने की है। कंवर नवीद साहब, आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन दे दी है, आपने कहा है कि अगर वो जाना चाहें तो उनको जाना चाहिए, मगर जो मुशर्रफ साहब का केस है जिसके अंदर MQM का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आया है, उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने एक रद्द अमल दिया है। उन्होंने क्या दिया, आइए आपको दिखाते हैं। आप तो खुद कहते थे कि मुशर्रफ रिटायर हो गया, जो भी फौजी रिटायर हो जाता है वो सिविल बन जाता है। अब वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर है, एक सियासी जमात का, रजिस्टर्ड सियासी जमात का सदर है, उसको आर्मी ने अपना फैसला कि मैं इदारों की बाहमी लड़ाई और इदारों को सियासी तौर पर मुतनाज़ बनाने की रविश के खिलाफ और एहतियात के रवैये सर हमने रखने हैं। फजल रहमान ने बात नहीं करनी, एहतियात से बात होनी चाहिए, इदारों को एहतियात नहीं करना। हालात बहुत ही संगीन जा रहे हैं, एक एक को फूंक फूंक कर आगे जाना होगा। कंवर नवीद साहब, एक एक को फूंक फूंक के आगे जाना होगा। और अब मुशर्रफ साहब जो हैं वो एक सिर्फ रिटायर्ड जनरल नहीं, वो एक सियासतदान भी हैं, एक पार्टी की लीडरशिप उन्होंने संभाली हुई है। देखिए इसमें हमारा जो नुक्ता नज़र है वो डिफरेंट है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि अदलिया जो जजेस हैं उनके लिए पूरी दुनिया में यही तस्वर है कि उनके जज्बात नहीं होते हैं, बल्कि वो हक़ाइक़ पर फैसला देते हैं। लेकिन इसमें जो इन्होंने पैरा 66 में कहा है, तो उसमें जज साहब का गुस्सा और नफ़रत, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब से नफ़रत हो या किसी और से नफ़रत है, वो नुमाया नज़र आ रही है। फिर ये जो अपना जो सज़ाए मौत का तस्वुर आया है वो 2010 में आया है, और जो आइन को तो वो करने का जो इमरजेंसी लगाने का इल्ज़ाम है वो 2007 में है। अगर जो एक वाक़या पहले हो गया है, अगर उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो फिर तो ये ज़ियाउल हक़ साहब पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये अयूब खान साहब पे भी होना चाहिए, या खान साहब। मगर ज़ियाउल हक़ साहब ने फिर अपनी रिटायर होकर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी ना, ये एक डिफरेंस तो है ना। देखिए मैं तो इसके अलावा की बात कर रहा हूँ कि देखिए ये तो अगर इमरजेंसी लगाना, मार्शल लगाने पर, तो फिर तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसमें ये कि इसको और फिर ये जो आर्टिकल 6 का 1B है, 2B है, 3B है, लेकिन एक स्पेसिफिक शख्स को कहना, और फिर उसमें खोसा साहब का अपना के फैसला आने से पहले ही उन्होंने ये सिग्नल दे दिया था, बाकायदा सिग्नल दे दिया था कि ये फैसला ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं मैनिपुलेशन भी हुई है। अच्छा, ये आपने जो बात कही है मैनिपुलेशन की, ये मैं आगे बढ़ाऊंगी और कैसर साहब से पूछूंगी कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं, मगर छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर साहब, जो ब्रेक से पहले कहा कंवर साहब ने कि जी अगर आपने फिर स्कोप बढ़ाना है और ये MQM का मौक़िफ़ भी है, तो फिर उसके अंदर जनरल ज़िया को भी लें, उसके अंदर याया खान को भी लें, उसके अंदर अयूब खान को भी लें। सबसे पहले तो देखें ना, ये जो फैसला है
अब फैसले में अगर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई बात है, तो हायर फोरम तो अवेलेबल है। बात यही तरीकाकार है, बजाय कि अभी हम इस फैसले को ये जिस तरह उन्होंने कहा कि किसी ने, ये तो बात ही नहीं, आपने सही कहा, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आते हैं। बात तो उन्होंने कहा कि मैनिपुलेशन की बू आ रही है सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के हवाले से। हम बजाय कि इसको डिस्कस करें, पहले ही अभी मौलाना साहब ने कहा ना, बड़ा फूंक फूंक कर चलने वाला ये वक्त है। अभी अगर किसी को कोई एतराज़ है, हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन पे किसी को एतराज़ हो, तो हायर फोरम पे जाना चाहिए। हायर फोरम तो अवेलेबल है। अब मियां नवाज शरीफ साहब का मेरा ख्याल है वो जा नहीं सकते, क्योंकि मुशर्रफ साहब खुद वापस नहीं आएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं, देखिए ना, हुकूमत ने, ये मुद्दई तो हुकूमत है, अगर हुकूमत चाहती तो केस वापस ले लेती। 1.5 साल से तो ये केस अपनी जगह पे था ना। तो हुकूमत खुद, मुझे तो ये नहीं पता कि हुकूमत ने ये केस जीता है या हारा है, क्योंकि हुकूमत खुद तो मुद्दई है, खुद ही तो उन्होंने परसू किया हुआ है 1.5 साल से। अगर वो चाहती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इनका जवाब लेते हैं इसके ऊपर कोवल साहिबा। जिस तरह मैं लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे इसके जो बहुत ज़्यादा प्लस माइनसेस हैं, जो डिटेल्स हैं रिलेटेड टू लॉ, वो मुझे नहीं पता। मुझे तो सीधा सीधा ये पता है कि जो प्रोसिक्यूशन की टीम पिछली फेडरल गवर्नमेंट लगा के गई थी, उसको डिनोटिफाई किया गया था। आपने उसको सैक कर दिया था, और उन्होंने जाके जो सबमिशंस थी वो कोर्ट में पहले जमा करा दी थी, और इसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया हुआ था। पर्सनली आप क्या समझती हैं, चूंकि लॉयर्स मूवमेंट में भी पीटीआई का एक रोल रहा है? मैं एक मिनट, मैं उस तरफ आ रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा जो मुझे पता है मैं वो बता देती हूँ। जिस दिन ये कंक्लूड हुआ है, उस दिन के बारे में ये कहा जा रहा है जो कि ये बड़ी हेस्टली इसको किया गया, निपटाया गया। और उस दिन जो प्रोसिक्यूशन गई थी, उनका ये था कि इसमें जो बाकी सहूलतकार थे, क्योंकि एक आइसोलेशन में तो इमरजेंसी लगी नहीं थी, जाहिर है बहुत सारे लोगों की, और उसमें जाहिद हामिद साहब सबसे पहले वो सजेशन देने वाले थे, शौकत साहब थे वजीर आजम जो उस टाइम के थे, तो उनको भी बीच में ऐड किया जाए। और वो जो एक और उस वक्त के जो लॉ के थे, आई थिंक फारूक नसीम भी थे। नहीं जी, एक और, वो तो उनके बाद में लॉयर थे। चले जो भी थे, आप कह रही हैं कि स्कोप को बड़ा करना। अच्छा, दूसरा ये है कि इसकी जो थोड़ी सी डिटेल्स कम रह गया है, मैं चाह रही हूँ कि कानूनी राय भी इसके ऊपर ले लूं। आप वो कानूनी राय ले लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज आपको कहूंगी, जो फॉरेन फंडिंग का नाम इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वो गलत है। कोई फॉरेन फंडिंग नहीं, फॉरेन फंडिंग तब होती है, बात अलग है, उसके अलग प्रोग्राम होगा। सबने, आपके आबिद साहब ने भी कहा, मुझे मौका नहीं मिला। फंड्स आप कह रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहा। फॉरेन फंडिंग होती है जो अपने मुल्क के एजेंडा के खिलाफ हो। और अभी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी लाइन में लगे हुए हैं, तो ये एक गलत नैरेटिव स्पिन देने की कोशिश हो रही है। अब जो बाबर अवान साहब ने बात कही है ना, उन्होंने ये कहा है कि चूंकि मुशर्रफ साहब जो हैं वो बाहर, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी, उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने अपील कर ली थी अपने केस के खिलाफ 1999 में, तो इसलिए मुशर्रफ साहब को भी ये इजाज़त देनी चाहिए कि अगर वो वापस नहीं आते खुद से पाकिस्तान, तो वो अपील में जा सकते हैं। आपकी कानूनी राय इस पे क्या है? इसमें वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला जो केस है, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है उसमें, और इस मुशर्रफ साहब वाले केस में एक इम्तियाजी पहलू ये है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट मोहतरमा मुल्क से बाहर गई थी जी, इसलिए वो इनको स्ट्रिक्टो सेंसो उनको फ्यूजिटिव और एब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन में नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि जिसको आपने परमिशन देके बाहर भेजा है उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता या समझा जा सकता, लिहाजा उनकी अपील जो है वो उन्होंने इस बुनियाद पर सुनी। और उसके साथ एक और पॉइंट भी था कि चूंकि आसिफ जरदारी साहब भी उनके साथ को कॉन्विक्ट थे, आसिफ जरदारी साहब की अपील को उन्होंने एंटरटेन किया था, और उसमें उसी जजमेंट की लीगैलिटी इन क्वेश्चन थी बिफोर द हायर फोरम, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। देयरफॉर द बेनज़ीर भुट्टो's अपील वाज आल्सो एंटरटेन्ड। अब एक तो यह है कि मुशर्रफ साहब इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और आज तक जो लॉ ऑफ द लैंड है वो आज तक लॉ ऑफ द लैंड ये है कि कोई एब्सकॉन्डर अपने आप को सरेंडर किए बगैर बिफोर द कोर्ट और द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, उनको सरेंडर अपने आप को किए बगैर उसकी अपील जो है वो मेंटेनेबल नहीं हो सकती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला केस जो है वो मुशर्रफ साहब के केस पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए कि उसमें दो मुख्तलिफ वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर अरशाद नहीं। तो अगर मुशर्रफ साहब वापस नहीं आते और इसको चैलेंज नहीं करते, तो ये फिर जो जजमेंट है ये रहेगी उनके खिलाफ। 30 दिन के बाद ये फाइनलिटी अटेन कर जाएगी आफ्टर 30 डेज। अपील का टाइम 30 दिन है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट में ये अपील फाइल नहीं करेंगे तो ये जजमेंट जो है ये फाइनलिटी अटेन कर जाएगी, और फिर उसके बाद ये दिस वुड रिमेन इन फोर्स। ठीक, एक और आपको बता दूं, 18 दिसंबर को
जो नवाज शरीफ साहब गए हुए हैं उनका भी टेन्योर पूरा हो गया है, तो चेक कर लेंगे उन्होंने भी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होना है या उनका कोई आ रहा है मजीद। चले वो तो अभी जब वो वापस आएंगे तो हम देखेंगे, मगर इस वक्त चूंकि मुशर्रफ साहब, तो मैं नवाज शरीफ साहब का ब्रीफ नहीं उठाए हुए जी, ये तो पीएमएलएन वाले ही बताएंगे। बात करी मैं, साथ बैठे आ रहे वापस मियां साहब, ये तो पीएमएलएन वाले से पूछ रहे हैं, मैंने तो किया ना, अगर जरूरत है, अगर उनकी जरूरत है इलाज की तो वो तो कोर्ट अलाउ कर, वो तो उन्होंने सरेंडर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी से सर्टिफाई कोर्ट के अंदर मामला गया हुआ है, इट्स डिपेंडेंट ऑन व्हाट द कोर्ट अलाउज और डज नॉट अलाउ अंडर द लॉ ऑफ द पाकिस्तान। मगर कंवर साहब, चूंकि एमक्यूएम का राब्ता रहा है जनरल मुशर्रफ के साथ, उनका कोई इरादा है वापस आने का? देखिए, अभी तो उनकी सेहत भी ऐसी नहीं है, आपने देखा जो उस पर कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, बेड के ऊपर हैं, और उसके बाद इस कंडीशन में तो शायद वो खुद आना भी चाहे तो ना आ सके, उनकी हेल्थ इस बात की इजाज़त नहीं देती है। तो इंसानी हेल्थ बहुत अहम होती है। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, उसके बावजूद उन्हें जेल से भी रहा किया गया, भेजा भी गया। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को उनकी अपील जो है हियरिंग के लिए कम से कम एडमिट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब, कुवल साहिबा, शेख साहब, और हमें ज्वाइन किया था अहमद इकबाल साहब ने भी, लतीफ़ खोसा साहब ने भी। नाजरीन, ये जो मामलात हैं, सारे मामलात जो हैं अदालतों के अंदर हैं, कुछ मामलात और अहम मामलात अब पार्लियामेंट के अंदर भी जाने हैं, उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। चूँकि मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है वो भी बड़ी अहम होगी और उसके लिए हम आहंगी चाहिए होगी। क्या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बना पाएगी, अभी लग नहीं रहा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।